नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में जहां पर आज मैं बात करूंगा ओलिगोस्पर्मिया के विषय पर बहुत डिटेल में। और हम जानेंगे कि ये जो ओलिगोस्पर्मिया जो समस्या है ये है क्या, किन कारणों की वजह से होती है, इसमें किस तरीके के लक्षण एक व्यक्ति को दिखाई देते हैं और इसके अगर इलाज की बात करें तो किस तरीके से एक व्यक्ति इसका सही और असरदार इलाज लेके अपने आप को इस बीमारी से बचा सकता है या दोबारा बाहर निकाल के एक स्वस्थ जीवन जी सकता है। तो देखिए, ओलिगोस्पर्मिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये होता क्या है। ओलिगोस्पर्मिया एक ऐसी समस्या है जिसमें एक पुरुष के वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं जिससे एक बेबी बनता है वो जब कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे। जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आजकल सोसाइटी में बढ़ रही है वो यही होती है, ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम। ज़्यादातर केसेस में जो एक व्यक्ति का वीर्य होता है उसमें शुक्राणु होते हैं और वो शुक्राणु क्या काम करते हैं, जो फीमेल एग होता है उसमें पेनिट्रेट करते हैं। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि वही एक चाइल्ड का बर्थ करने का एक वजह होती है, एक कारण होता है। लेकिन जब ये शुक्राणु की पॉपुलेशन तादाद कम हो जाती है वीर्य में तो बेबी कंसीव नहीं हो पाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो फीमेल एग होता है वो आगे की तरफ नहीं आता, वो पेनिट्रेट नहीं करता। जो एक पुरुष के वीर्य में शुक्राणु होते हैं वो आगे की तरफ जाते हैं और फीमेल एग में पेनिट्रेट करते हैं। इसीलिए इनकी मात्रा अधिक होना बहुत ज़रूरी है, या ये कहें नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब ये क्वांटिटी नॉर्मल से लो चली जाती है तो हम अक्सर देखते हैं कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, मतलब बच्चा ना हो पाना, बच्चा कंसीव ना हो पाने जैसी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इस समस्या का जनरली लोगों को पता शादी के बाद, जब वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स ड्राइव पर जाते हैं लेकिन वो देखते हैं कि बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तब जाके उन्हें पता लगता है कि उन्हें ये समस्या है, जब वो अपना चेकअप कराते हैं। तो यहाँ तक तो बात हुई कि ये ओलिगोस्पर्मिया जो है समस्या क्या है। तो इतना कुछ समझने के बाद हमें ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये जो ओलिगोस्पर्मिया है, मतलब जो ये स्पर्म काउंट है, जो ये शुक्राणु है, ये कितने होने चाहिए आमतौर पर। पहले आपको ये समझना ज़रूरी है क्योंकि इसी के बिहाफ पर जो कैटेगरी है वो 3 कैटेगरी डिवाइड की जाती है, ये कह सकते हैं 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज को हम बोलते हैं माइल्ड, दूसरी को हम बोलते हैं मॉडरेट और थर्ड को हम बोलते हैं सिवियर। मतलब पहली जब शुरुआत होती है, दूसरी जब ये नॉर्मल से कम से और कम आ जाती है, और सिवियर मतलब जब ये समस्या बहुत ही गंभीर रूप ले लेती है, जो शुक्राणु की गिनती है वो बहुत ही कम हो जाती है, तो उसे हम सिवियर स्टेज बोलते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के स्पर्म में जो शुक्राणु की क्वांटिटी होती है, जो तादाद होती है, आमतौर पर वो 30 मिलियन स्पर्म पर ml से लेके 200 मिलियन स्पर्म पर ml तक होती है। ये एक हेल्दी स्पर्म माना जाता है, एक नॉर्मल ओके स्पर्म माना जाता है। लेकिन जब ये क्वांटिटी 15 से लेके 30 मिलियन के बीच में होती है, या ये कहें कि 30 से कम होती है और 15 से ज़्यादा होती है, तो 15 और 30 के अगर बीच होती है तो इस स्थिति को हम स्टेज 1 या फिर माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। मतलब एक माइल्ड स्टेज होती है जिसमें कंसीव करने के चांसेस होते भी हैं और नहीं भी। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की, जिसको हमने बोला मॉडरेट, वहाँ पर जो स्पर्म काउंट है, जो शुक्राणु का काउंट है, वो घटकर रह जाता है आपका 10 से 15 मिलियन स्पर्म पर ml। लेकिन यही अगर हम बात करते हैं सीवियर स्टेज की, तो वहाँ पर स्पर्म काउंट रह जाता है 0 से 5 मिलियन स्पर्म पर ml तक। तो ये तीनों जो है ये स्टेजेस होती हैं जो एक व्यक्ति को देखने को मिलती हैं जब वो अपनी रिपोर्ट्स देखता है। यहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट्स में देख सकते हैं कि आप किस स्टेज पे हैं, एक माइल्ड स्टेज पे हैं, मॉडरेट पे हैं, या फिर आप सीवियर स्टेज पे हैं। यहाँ पर आप चाहे फर्स्ट स्टेज पे हैं, सेकेंड पे हैं या थर्ड पे हैं, एक चीज़ ध्यान से समझिए कि ये जो प्रॉब्लम है, अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें, अगर हम इसके ठीक होने की बात करें, तो इसमें आप ठीक हो सकते हैं, ये क्यूरेबल है। क्योंकि ये होता है किस कारण से, ये हमारे लाइफस्टाइल की वजह से अकर होने वाली एक प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल के अलावा भी इसमें कुछ कारण होते हैं जो वजह बनते हैं ओलिगोस्पर्मिया की, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हमने किसके बारे में बात की, इसकी स्टेजेस के बारे में। अब स्टेजेस के बारे में बात करने के बाद एक मेन बात आती है कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चले कि किसी व्यक्ति को ओलिगोस्पर्मिया की समस्या
वाकई है या नहीं है, या बस वो सिर्फ सुन के या अपनी खुद से ओवर थिंकिंग की वजह से वो परेशान तो नहीं हो रहा। तो अगर हम संकेतों की, इसके लक्षणों की बात करते हैं, तो एज सच मैं ये कहूं कि इसका ये सटीक लक्षण है तो ये गलत होगा। इसका बिल्कुल एग्जैक्ट कोई लक्षण देखने को नहीं मिलता, क्योंकि अभी हमने वीडियो के शुरुआत में बात की कि इस समस्या का पता ही कब चल रहा है, जब शादी हो गई, जब बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा, तब हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है और इसका ऐसा कोई लक्षण नहीं होता है। लेकिन फिर भी जब भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स उनको स्टडी करते हैं, उनकी रिपोर्ट स्टडी करते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वो देखते हैं कि 70% पेशेंट्स के अंदर कुछ कॉमन लक्षण देखने को मिलते हैं, और वो जो लक्षण होते हैं वो एक अहम रोल निभाते हैं एक आम व्यक्ति के ये समझने के लिए कि उसे लो स्पर्म काउंट की जो समस्या है वो है या नहीं है, या वो सिर्फ चिंता कर रहा है। और अब हम उन्हीं लक्षणों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे डॉक्टर स्टडी करके बताते हैं, देखते हैं पेशेंट्स में जो लक्षण दिखाई देते हैं। मतलब जब एक कपल संभोग करते हैं तो वो देखते हैं कि उनका जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम टाइम का होता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो लक्षण है उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि वो जो एरेक्शन प्रॉब्लम होती है, मतलब जो तनाव होता है वो बहुत कम होने लग जाता है, वो बड़ी जल्दी चला जाता है, ढीलापन आ जाता है, तो उनका जो सेक्स ड्राइव होती है बहुत कम समय की होती है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण होता है लो स्पर्म काउंट। क्योंकि लो स्पर्म काउंट वाले व्यक्तियों के अंदर ये देखने को मिलता है कि वो जो उनका सेक्स ड्राइव का जो ड्यूरेशन होता है वो कम होता है, इरेक्टाइल उनका प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो जल्दी एजैकुलेट हो जाता है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जिन व्यक्तियों के टेस्टिकल्स में, अंडकोश में दर्द बना रहता है, सूजन बनी रहती है, या कोई लंप, गांठ तरीके की बनी रहती है, उनको भी अक्सर लो स्पर्म काउंट की समस्या देखने को मिलती है। तो ये कुछ ऐसे आम से लक्षण हैं जिनको अगर आप ध्यान देंगे तो आप समझ सकते हैं आपको लो स्पर्म काउंट यानी ओलिगोस्पर्मिया की समस्या है या नहीं। तो ये तो हुई हमारी सारी लक्षणों की बात। अब लक्षणों के बारे में समझने के बाद बारी आती है समझने की कि इसके जो कारण होते हैं, जो कॉज होते हैं, वो क्या होते हैं। क्योंकि ओलिगोस्पर्मिया जो प्रॉब्लम होती है, इसके पीछे जो हमारे सिम्टम्स हैं, कुछ हमारी हैबिट से रिलेटेड है, हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, और कुछ हमारी नेचुरल चीज़ों से रिलेटेड है, मतलब शरीर के अंदर की इम्यूनिटी से, हार्मोन से रिलेटेड है। इन सबको बारी बारी करके गहराई से समझेंगे ताकि हम ये जान सकें कि इनमें से हमारी कोई आदत है या नहीं, या हमें इनमें से कोई समस्या है या नहीं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि आपको ओलिगोस्पर्मिया की समस्या है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जो इसके कारण हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कारणों की, तो उसमें आता है वेरिकोसील की समस्या। वेरिकोसील क्या होता है ये लगभग आप सबको पता है। वेरिकोसील की समस्या में असल में होता क्या है, जो हमारे अंडकोश की जो नसें होती हैं, जो वहाँ से जुड़ी हुई होती हैं, वो फूल जाती हैं। वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, मतलब साफ खून आना, गंदा खून वापस जाना, ये वाला जो सर्कुलेशन है ये प्रॉपर नहीं चल पाता, जिसकी वजह से जो वहाँ पर एक टेम्परेचर होता है जो मेंटेन होता है वो मेंटेन नहीं रह पाता, और इसका सीधा असर पड़ता है हमारे टेस्टिकल्स पर, हमारे स्पर्म पर, और हमारे स्पर्म काउंट की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी पर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे अंडकोश है उनका काम क्या है? उनका काम है हार्मोन प्रोड्यूस करना। कौन से हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन और भी कई अलग अलग हार्मोन प्रोड्यूस करना, जिसकी वजह से एक पुरुष को पुरुष वाले सारे तत्व देखने को मिलते हैं, उसके अंदर वो आदत देखने को मिलती है और वो डेवलप होती है। लेकिन जब वो फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा है, वहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है, वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो उस तरीके से नहीं हो पाता, उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और फाइनली लो स्पर्म काउंट की समस्या देखने को मिलती है। तो ये तो था सबसे पहला कारण। अगर अब हम बात करते हैं दूसरे कारण की, तो दूसरा कारण होता है इन्फेक्शन। कौन सा इन्फेक्शन? सबसे पहले यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मतलब आपको मूत्र के रास्ते अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, आप साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो वहाँ से इन्फेक्शन होने के खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसका सीधा असर आपके स्पर्म काउंट पर पड़ता है।
इसी के साथ साथ एक और कारण होता है कि अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हो और अगर पार्टनर से आपके अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो वो भी सीधा प्रभाव आपके स्पर्म काउंट पर डालता है, जिसके कारण ओलिगोस्पर्मिया की समस्या देखने को मिलती है। अब ये असल में देखने को हमें मिल क्यों रही है? क्योंकि जब भी ये इन्फेक्शन किसी भी पुरुष के अंदर आता है तो वो क्या करता है, वो आपके टेस्टिकल्स में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, जिसके कारण जो आपके स्पर्म का प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब होता है और लो स्पर्म काउंट उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अगले और तीसरे कारण की। तो तीसरा कारण क्या होता है? देखिए, जब एक व्यक्ति इंटरकोर्स करता है, संभोग करता है, तो क्या होता है कि उस व्यक्ति का वीर्य बाहर निकलता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ एक समस्या आती है कि वो वीर्य बाहर निकलने की बजाय आपके अंदर ही ब्लैडर की ओर चले जाता है, और जब ऐसा होता है तो उससे आपका जो स्पर्म प्रोडक्शन है, जो स्पर्म काउंट है, उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जो प्रॉपर एक फंक्शन है जो चल रहा था वो नहीं हुआ, वो फंक्शन खराब हो गया, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर आपके जो ब्लैडर है वहाँ पर वो स्पर्म चले जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ये प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा। इसकी कुछ कारण है। अगर हम कारणों की बात करें तो पहला होता है डायबिटीज़। जिन व्यक्तियों को डायबिटीज़ की समस्या देखने को मिलती है उनके अंदर अक्सर ये देखने को मिलता है, और इसका एक सबसे बड़ा कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी माना जाता है। और ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कारण भी देखने को मिलता है। जब तनाव ठीक से नहीं रह पाता है तो वो जो इजैकुलेशन होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, वीर्य बाहर नहीं आता है, उसकी बजाय वो अंदर चला जाता है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को स्पाइनल में कोई इंजरी हुई हो, या आपकी अगर ब्लैडर की कोई सर्जरी हुई हो, या यूरेथ्रा की प्रॉब्लम अगर आपको हो, तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वो जो वीर्य है बाहर ना आने के बजाय अंदर ही चले जाता है। बात करते हैं चौथे और अगले कारण की, तो वो बहुत अहम है, क्योंकि जनरली कोई व्यक्ति समझ ही नहीं पाता, ये भी इसका एक कारण हो सकता है। हम अपनी लाइफ में आम तौर पर जैसे ही बीमार होते हैं डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो मेडिसिन लिखता है हम उसे लेते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि हम सोच समझ नहीं सकते ना। डॉक्टर ने लिख दिया, हमें विश्वास है, हमने खा ली। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान दें, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपके स्पर्म पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं, स्पेशली आपके स्पर्म प्रोडक्शन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं। ये दवाई कोई भी हो सकती है। रीज़न, क्योंकि हर व्यक्ति का जो शरीर है वो अलग है, सेम दवाई अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग प्रभाव छोड़ती हैं। तो अगर किसी मेडिसिन के लेने से आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ चेंज आ रहा है, कुछ अटपटा लग रहा है, या सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम अकर हो रही है, उस दवा को जल्द से जल्द बंद कर दें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसकी जगह कुछ और दवा लें। बल्कि कोशिश करें कि एलोपैथ की दवा आप जितनी कम से कम हो सकती है उतनी लें, और छोटी मोटी चीज़ों के लिए अक्सर हम क्या करते हैं, हमें ज़ुकाम हुआ, खांसी हुई, हमने दवाई खा ली। लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि ये जो दवा है जो आपका छोटी सी समस्या है ना उसको तो शायद ठीक कर रही है, लेकिन कितना बुरा प्रभाव बाकी चीज़ों पर डाल रही है ये हम समय रहते नहीं पहचान पाते, और समय निकल जाने के बाद सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं। अब इसके अलावा, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड कुछ कारण होते हैं। अब लाइफस्टाइल से रिलेटेड कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, खान पान का खराब होना ये एक नॉर्मल है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर खान पान से हटके कुछ चीज़ें और हैं। आजकल की स्ट्रेस भरी लाइफ में बहुत सारे लोगों की आदत हो जाती है स्मोकिंग करना, इवन बहुत ज़्यादा स्मोक करना, ड्रिंकिंग करना। अगर आप स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इवन तंबाकू चबाना, च्युइंग टबैको की अगर आपको आदत है, तो इसके कारण आपके स्पर्म काउंट पर असर पड़ सकता है। समय रहते अपनी इन आदतों को कंट्रोल करें। अब ऐसा होता क्यों है, इसे समझिए, क्योंकि ऐसे मैं कह रहा हूं और आप मान रहे हो, ये सही नहीं है। जब भी आप मान लीजिए आप स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं, तो आप देखेंगे जब भी आप स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं तो क्या होते हैं, हमारे जो सेल्स होते हैं वो हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब हमारे अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, एक जोश सा आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे जो सेल्स हाइपर एक्टिवेट हो रहे हैं, जो एक बॉडी का सर्कल है ना, जो सिस्टम है, जो फ्लो है, वो उसको डिस्टर्ब करते हैं। उसको डिस्टर्ब करने के कारण एक व्यक्ति में क्या होता है, जो उसके हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं,
और जहां आपके हार्मोन इम्बैलेंस हुए वहां पर आपको ओलिगोस्पर्मिया यानी लो स्पर्म काउंट की समस्या देखने को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि कोशिश करें कि इन आदतों को समय रहते छोड़ दें, या ये कोशिश तो ज़रूर करें कि कम से कम इनका सेवन करें, क्योंकि ये आपको फ़ायदा तो किसी भी तरीके से नहीं पहुंचाने वाले। और अगर हम इनके नुकसान की बात करें तो उनकी लिस्ट ख़त्म नहीं होती। सो कोशिश करें कि आप इन सब आदतों से बच के रहें। जो कारण मैंने बताए हैं उनको कंसीडर करें ताकि आप इस समस्या से बच सकें। लेकिन अब हमें यहाँ पर यह समझना और बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसका सही उपचार क्या है, कहाँ से लें और कैसे लें। क्योंकि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो बड़ा परेशान होते हैं कि सर ये एक ऐसी समस्या है जो हम ना तो अपने माता पिता से डिस्कस कर सकते हैं, ना अपने दोस्तों से डिस्कस कर सकते हैं, इवन ना ही हम अपने पार्टनर से डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत एम्बेरसमेंट होती है। इवन बहुत सारे मेल्स हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं कि आगे क्या होगा, हमारी फैमिली कैसे चलेगी, आगे की लाइफ में क्या होगा। यहाँ पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे अहम चीज़ क्या आप जानते हैं, आपके स्ट्रेस के कारण आपके लो स्पर्म काउंट में, इवन आपके वेरिकोसील में, और इवन अगर मैं बात करूं एज़ोस्पर्मिया में, इन तीनों में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आपकी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये और बढ़ती हैं सिर्फ आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से। तो कोशिश करें स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा कि ये क्योरेबल प्रॉब्लम्स हैं, ये बचपन से हमारे शरीर में नहीं आई हैं, ये हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमारे शरीर में आई हैं। तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसका इलाज हम ले सकते हैं और दोबारा अपनी लाइफ को खुशहाल बना सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि इसको हम कर कैसे सकते हैं। देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं कि सर मैं तो इसका ट्रीटमेंट ले रहा हूँ या मैंने इसका ट्रीटमेंट लिया है, मुझे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो थोड़ा सा ध्यान दें, क्या आप जो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है? अगर हाँ, तो यहीं पर इस बात को बंद कर देते हैं, क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर्स आपको वही बताएंगे जो उन्होंने पढ़ा है, गलती उनकी नहीं है। वो कहते हैं इसका ट्रीटमेंट नहीं है, कई प्रॉब्लम्स हैं, वो कह देते हैं सिर्फ सर्जरी इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जब हमारे यहाँ पे एलोपैथिक नहीं था, हमारे राजा महाराजा भी तो ठीक होते थे, क्या उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं होती थी? होती थी। कैसे ठीक होते थे? आयुर्वेद से ठीक होते थे। उसके साथ अगर आप ध्यान दें, एक और पैथी है जो बहुत समय पुरानी है, कौन सी? होम्योपैथी। यस। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आयुर्वेदिक तरीके की या फिर होम्योपैथिक तरीके की, दोनों ही जो आपके ट्रीटमेंट हैं वो बहुत असरदार हैं, लेकिन दोनों में एक फर्क है। जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है और जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, दोनों में आप दवाइयां खाते हैं, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? यहाँ पे आपकी जो दवाइयां हैं वो जड़ी बूटियों वगैरह से मिलके बनी होती हैं, कड़वी होती हैं, पहला डिफरेंस। और यहाँ पे मीठी गोलियां होती हैं जो पता ही नहीं चलती कि सच में हम दवा ले रहे हैं। दूसरी चीज़, आयुर्वेदिक में जो आप दवा खाते हैं वो आपके पहले अंदर जाती है, शरीर में जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में, या आप ये समझे पेट में जाती है, घुलती है, उसके बाद आपके खून में मिलके वर्क करना शुरू करती है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन मुंह में गई, घुली और काम करना शुरू, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो गई ना वहीं से, उसका इतना लंबा प्रोसेस नहीं है। दूसरी चीज़, जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो जनरली हम देखते हैं कि लोगों को याद रहता है खाना, छोटी सी डिब्बी है, जेब में रखी, निकाली, खाई, फिर रख दी, तो स्किप होने के चांसेस कम हैं, रेगुलरिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। और जिस दवा को आप रेगुलर लेते हैं, स्किप नहीं करते हैं, तो उसका असर भी बिल्कुल सही ज़्यादा असरदार देखने को मिलता है। इसीलिए जब भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स आते हैं तो डॉक्टर्स उनकी रिपोर्ट स्टडी करते हैं, उनकी हिस्ट्री स्टडी करते हैं, उसके हिसाब से वो उन्हें दवा देते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स को जो असर है थोड़ी देर में मिलता है, कुछ को थोड़ा जल्दी मिल जाता है, क्योंकि हर दवा का असर हर पेशेंट्स पर अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन हम सबको अपनी समस्या से निजात तो पाना है, उसे ठीक तो करना है, और अगर हाँ, तो हमें एनी हाउ संयम रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक और बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो समस्या आई, क्या ये एक दिन में आ गई, एक महीने में आ गई, या एक साल में आई? नहीं, इसे आने में, इसे बनने में बहुत समय लगा।
ठीक उसी तरीके से मैं ये नहीं कह रहा कि सालों लगेंगे इसको ठीक होने में, लेकिन हाँ, इसको ठीक होने में कुछ समय ज़रूर लगेगा। अगर आप अपनी इस समस्या को ठीक करने के लिए वो समय देने के लिए तैयार हैं और सच में इस समस्या से बाहर आना चाहते हैं, तो एक छोटा सा काम करिए, नीचे दिए गए नंबर्स पर हमारे डॉक्टर्स को कॉल करें, उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट करें। आपके जितने सवाल, जितने डाउट आपके मन में आ रहे हैं, आप सभी उनसे पूछें और अपने आप को खुश रखें, इस समस्या से बाहर निकालें। और अगर हमारे डॉक्टर से मिलना चाहते हैं तो इसी नंबर पे कॉल करके हमारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके आप मिल सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सबको अच्छे से समझ आया होगा कि जो ओलिगोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है, जो लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, या जिसे हम कह रहे हैं कि शुक्राणु कम होने की जो प्रॉब्लम है, निसंतान या बच्चा ना होने की जो प्रॉब्लम है, ये किन कारणों की वजह से है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसका सही इलाज है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा, इस वीडियो में मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।